सुनो बच्चे इधर देखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है इसकी कहानी को हम अभी बिल्कुल चालू नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं चालू कर रहे हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है। इससे पहले हम आपसे एक बात करते हैं लाइट फ्लक्स की, ल्यूमिनस फ्लक्स की। देखो बच्चे एक्चुअली क्या है ये तब जान पाओगे जब इसकी कहानी समझोगे, तो इसकी कहानी समझोगे फिर ये जान पाओगे। पढ़े बच्चों, लाइट फ्लक्स या ल्यूमिनस फ्लक्स के बारे में बात करें। इधर देखो बच्चे, इधर देखो, मान लो बच्चों हमारे पास एक शीट है, ये एक शीट है, ठीक है, हाँ ठीक है, मान लो हमारे पास ये शीट है, मैंने टेढ़ा ड्रॉ किया बच्ची वो, चलो ठीक है। थोड़ा बच्चे अभी एडजस्ट कर लो, 5 मिनट की बात है, ठीक है, एडजस्ट कर लो बच्चे थोड़ा देर, ठीक है। तो मान लो हमारे पास एक शीट है, ये हमारे पास मान लो एक शीट है, मैं एक्चुअली टेढ़ा लिखता हूँ थोड़ा सा, आप लोगों को शायद टेढ़ी वीडियो लग रही हो, ठीक है। तो मान लो हमारे पास एक शीट है, तो देखो बच्चे इलेक्ट्रिक फ्लक्स से पहले हम लोग लाइट फ्लक्स के बारे में बात करते हैं। मान लो बच्चों यहाँ एक लाइट सोर्स है, लाइट सोर्स रखा हुआ है, इस शीट पर लाइट पड़ रही है, ये लाइट पड़ रही है, ये ट्रांसपेरेंट शीट है मान लो ये, तो क्या इससे लाइट एनर्जी पास होगी या नहीं होगी? अगर यहाँ से लाइट आ रही है और ये शीट है, क्या इससे लाइट एनर्जी पास होगी या नहीं होगी? जल्दी बताओ, फास्ट जल्दी बताओ बच्चों, जल्दी फास्ट, होगी नहीं होगी? ये लाइट आ रही है और ये शीट है, अरे ट्रांसपेरेंट शीट है मान लो बच्चे, ट्रांसपेरेंट शीट है, क्या इस पे लाइट एनर्जी फॉल कर रही है नहीं? क्या इस पे लाइट एनर्जी फॉल कर रही है नहीं कर रही? पहले बताओ। कर रही है। इस शीट पर जो लाइट एनर्जी फॉल करेगी ये किस किस पैरामीटर पर डिपेंड करेगी, कितनी लाइट एनर्जी आ रही है? पहली डिपेंड करेगी कि शीट का एरिया कितना है, जितना ज्यादा शीट का एरिया होगा उतनी लाइट एनर्जी इस पे आएगी, ज्यादा बड़ा एरिया होगा ज्यादा एनर्जी आएगी। जैसे हम सोलर पैनल की बात करें, सोलर पैनल छोटे छोटे से क्यों नहीं होते, बड़े बड़े क्यों होते हैं? बताओ बच्चों, बड़े बड़े एरिया के क्यों होते हैं सोलर पैनल? जितना ज्यादा एरिया उतनी ज्यादा लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है। दूसरा, ये कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा ये डिपेंड करेगा कि लाइट की इंटेंसिटी कितनी है, ये डिपेंड करेगा इंटेंसिटी कितनी है। जैसे मान लो हमारे पास सोलर पैनल रखा हुआ है और एक सर्दी का दिन है जिसमें धूप नहीं निकल रही है और एक गर्मी का दिन है, किस दिन इंटेंसिटी ज्यादा होती है, सर्दी के दिन या गर्मी के दिन? सर्दी के दिन इंटेंसिटी ज्यादा होती है, गर्मी के दिन? तो गर्मी के दिन सोलर सेल ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब करेगा या सर्दी के दिन? बोलो। गर्मी के दिन, क्योंकि इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। समझ रहे हो बच्चों? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? तीसरा, एंगल पे भी डिपेंड करेगा। कैसे? कोई बच्चा मुझे बताएगा एंगल पे कैसे डिपेंड करेगा? ये शीट पे कितनी लाइट एनर्जी आ रही है, ये एंगल पे कैसे डिपेंड करेगा? बोलो बोलो बोलो। सोलर पैनल को कैसे भी लगा दें, किसी भी एंगल पे लगा सकते हैं, ऐसे खड़ा तिरछा विरछा, या फिर कुछ एंगल पे लगाया जाता है? क्यों, क्या फायदा है? जैसे मान लो बच्चों ये हमारे पास ये है, ये है हमारे पास, अब ये कितनी है लाइट, अगर सीधे आ रही है ऐसे, यूं सीधे आ रही है, अगर लाइट सीधे आ रही है तो इस पर लाइट एब्जॉर्ब होगी, और हमने इसको ऐसे लगा दिया, तिरछा लगा दिया, और लाइट यहाँ से आ रही है, तो क्या लाइट इस पर पड़ेगी नहीं पड़ेगी? हम एंगल पे भी बहुत डिपेंड करता है, एंगल पे भी डिपेंड करता है। कोई डाउट इसको समझने में कोई डाउट है आपको? ये बताओ बच्चों पहले। अभी हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं पढ़ रहे, पहले हमने लाइट एनर्जी की बात की। किसी एक शीट पर लाइट एनर्जी पड़ रही है, कितनी लाइट एनर्जी पड़ेगी ये 3 फैक्टर पर डिपेंड करेगा। कितना शीट का एरिया है, कितना शीट का एरिया है, कितनी इंटेंसिटी की लाइट है, कितने एंगल पे शीट रखी है। इसमें कोई डाउट, किसी बच्चे को डाउट तो बताओ, ठीक है। तो बच्चे कोई डाउट नहीं किसी बच्चे को? तो फिलहाल इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिस्कस कर रहे थे, जो कि आज हम इसे आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो मैंने कहा था आपको कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको डायरेक्टली समझ में नहीं आएगा,
इलेक्ट्रिक फ्लक्स से पहले मैंने आपको कहा था कि मैंने आपको एक चीज़ समझाऊंगा, लाइट फ्लक्स। क्या बताया था बच्चों मैंने लाइट फ्लक्स में? कोई बच्चा बताएगा क्या था, क्या समझाया था मैंने? मान लो एक शीट है और यहां से लाइट आ रही है, इस शीट से लाइट पास हो रही है मान लो, तो कितना लाइट एनर्जी पास होगी किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा बताओ, बोलो। शाबाश, एरिया। दूसरा इंटेंसिटी ऑफ लाइट, शाबाश, एंड एंगल। ये 3 फैक्टर पे डिपेंड करेगा। तो ये हमने लास्ट क्लास में स्टडी किया था, हमने लाइट फ्लक्स के बारे में स्टडी किया था। क्यों? क्योंकि लाइट दिखती है, लाइट दिखती है, जो चीज़ दिखती है उसको समझना आसान होता है, और जो चीज़ इमेजिनरी होती है उसको समझना थोड़ा मुश्किल होता है हमारे लिए, क्योंकि हम सोचते हैं कि ऐसा होगा। बट अब हम बात करते हैं बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? देखो बच्चे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है जिसको आप समझ आसानी से नहीं सकते हो, इसलिए हमने आपको पहले समझाया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइट फ्लक्स की तरह ही होता है। माना जाता है कि जैसे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रही है, ये मान लो क्या है, क्या है मान लो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ रहे हो बच्चे? इलेक्ट्रिक फील्ड दिखती नहीं है आंखों से, ये इमेजिनरी है। मान लो कि एक एरिया से पास हो रही है, ये एरिया भी मान लो इमेजिनरी एरिया है। कैसा एरिया है? इमेजिनरी एरिया। इमेजिनरी का मतलब क्या होता है? जो दिखता नहीं है हम मान लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं। समझ रहे हो बच्चों? समझ रहे हो बच्चों? बोलो भाई बोलो। ठीक है, हाँ। तो अब अगर हमसे कोई पूछे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस एरिया से पास हो रही है, तो इसका मतलब इस एरिया से इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा होगा। अब हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो पढ़ा ही नहीं है, हमने तो लाइट फ्लक्स पढ़ा है। तो हम कहते हैं कि जैसे लाइट फ्लक्स होता है वैसे ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, बट इसको आप देख नहीं पाओगे, समझ नहीं पाओगे। तो लाइट से हमने कंपैरिजन करा दिया, क्योंकि वहां आप समझ गए हो, इसको आपको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होती है, ये तो देखी नहीं, मैंने भी खुद नहीं देखी। एरिया भी आप ले रहे हो, ऐसा एरिया है, अभी किसने देखा? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की हम बात करें तो एक फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसको हम लोग फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, या फाई ई लिख देते कई बार। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ई फॉर इलेक्ट्रिक। तो अगर कोई एक एरिया से लाइट फ्लक्स, बच्चे जैसे लास्ट क्लास में भी बताया था, जैसे मान लाइट एनर्जी क्रॉस कर रही है, इससे लाइट जा रही है इससे, ये हमने समझाया था। एक्चुअली लाइट को हमको लाइट के बारे में पढ़ना नहीं है, हम उससे रिलेट करके इसको समझा रहे हैं। समझ रहे हो बच्चे? हेलो। तो जैसे मान लो एक इमेजिनरी एरिया है, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है, तो हम ऐसा कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड पास होने की वजह से इस एरिया से इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है, कुछ फ्लक्स पास हो रहा है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को इससे रिप्रेजेंट करते हैं। और जैसे हमने कहा था कि लाइट फ्लक्स इन फैक्टर पे डिपेंड करता है, ठीक ऐसे ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी इन्हीं 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है। एरिया पे, ये जो एरिया है, इंटेंसिटी पे, बट इंटेंसिटी यहाँ किसकी होगी? यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के फॉर्मूला की बात करें, हाँ बोलो बच्चे बोलो, बताएंगे बच्चे, बताते हैं बच्चे, बताते हैं, रुक जाओ। तो जैसे हमने कहा ये 3 फैक्टर पर डिपेंड करता है फ्लक्स, तो इन तीनों को मिलाएंगे। तो अगर हम तीनों को देखें, इंटेंसिटी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, ए फॉर एरिया, और एंगल कॉस थीटा, तो इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला बन जाता है ई ए कॉस थीटा। देखो बच्चे, हम फिर से रिपीट कर देते हैं। देखो बच्चे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कॉन्सेप्ट को आप इजीली नहीं समझ सकते हो, इसलिए हम सबसे पहले लाइट फ्लक्स को समझाते हैं। लाइट फ्लक्स एक तरीके से क्या हुआ, लाइट एनर्जी जो इस एरिया से क्रॉस हो रही है, जैसे मान लो लाइट यहाँ से क्रॉस कर रही है, ट्रांसपेरेंट शीट है, तो कितनी लाइट एनर्जी इस पर फॉल करेगी, ऐसे क्रॉस करेगी, ये डिपेंड करता है कि प्लेट का, ये शीट का एरिया कितना है। जितना ज़्यादा बड़ा एरिया होगा उतनी लाइट एनर्जी इस पर फॉल करेगी। दूसरा कि कितनी लाइट एनर्जी इस प्लेट पे पड़ रही है डिपेंड करता है लाइट की इंटेंसिटी कितनी है। अगर लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तो ज़्यादा एनर्जी पड़ेगी। जैसे समर और विंटर की बात करें, समर में लाइट की इंटेंसिटी, तीव्रता ज़्यादा होती है तो ज़्यादा एनर्जी फॉल करती है। और दूसरा, ये शीट किस एंगल पे रखी है ये भी डिपेंड करता है। तो ये हमने पढ़ा लाइट फ्लक्स, बट एक्चुअली लाइट फ्लक्स हम नहीं पढ़ रहे हैं, हम लाइट फ्लक्स इसलिए आपको समझा रहे हैं ताकि आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझ पाओ। समझ रहे हो बच्चों? समझ रहे हो बच्चों?
लाइट फ्लक्स इसलिए पढ़ रहे हैं, हमें लाइट फ्लक्स नहीं पढ़ना है। मैं फिर से कह रहा हूँ, कई बच्चे ये ना सोचे कि लाइट फ्लक्स हमारे करिकुलम में है, इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझ पाओ, क्योंकि वो पूरा इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, आपको नहीं समझ में आएगा, आपको बताएंगे तो आप परेशान हो जाओगे। तो जैसे मान लो हमने शीट मानी थी और लाइट मानी थी, अब यहाँ पर एक ऐसे ही शीट एरिया मान लो और यहाँ लाइट रेज की जगह इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो। क्या मान लेते हैं बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड। जब इलेक्ट्रिक फील्ड एक एरिया से पास हो रही है तो हम ये कहते हैं इस एरिया से इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है। क्या क्या कहते हैं बच्चों? क्या कहते हैं बोलो बच्चों? इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स ना तो आप समझ सकते हो और ना किसी को ऐसे इजीली डिफाइन कर सकते हो, इसलिए हमने लाइट का सहारा लिया था कि आप महसूस कर सकते हो लाइट एनर्जी फॉल कर रही है, ऐसे कुछ इमेजिनेशन आपका होगा। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स को महसूस इजीली नहीं कर सकते, इसलिए हमने इसका सहारा लिया ताकि आप इमेजिनेशन में इसको रख के समझ सको। तो ये पास हो रहा है इससे। तो अब जैसे मान लो लाइट फ्लक्स इन 3 फैक्टर पर डिपेंड करता है, ऐसे ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन 3 फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो जैसे मान लो ये एरिया है, जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड पास होगी उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा इससे। जितना बड़ा प्लेट का एरिया होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा। और ये शीट किस एंगल पे रखी हुई है फील्ड में, इस पे भी डिपेंड करेगा कि इससे कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ई ए कॉस थीटा। क्या होता है? ई ए कॉस थीटा। बाकी अगर रही बात समझाने की तो आप इजीली समझा नहीं पाओगे, किसी को एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। समझ रहे हो बच्चे या नहीं समझ रहे? बोलो। ये फॉर्मूला बच्चे हमने डिपेंडेंसी से निकाला है। डिपेंडेंसी मतलब कि किन किन फैक्टर पे चीज डिपेंड करती है, इन 3 फैक्टर पे डिपेंड करती है, तो इन तीनों को मिला के फॉर्मूला बना दिया डिपेंडेंसी। जब कभी इलेक्ट्रिक फील्ड, कई सारी फील्ड्स या पूरी फील्ड पास हो तो हम कहेंगे कि इस एरिया से इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है। और ये पूरा ही कॉन्सेप्ट इमेजिनरी है, जो कि आप इजीली ना तो डिस्क्राइब कर सकते हो, ना तो आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हो किसी को, ना समझा सकते हो इजीली। समझाना भी काफी डिफिकल्ट है, इसलिए मैंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स ना समझा के आपको लाइट फ्लक्स समझाया, जो कि आप देखते हो, समझते भी हो। समझे बच्चों या नहीं समझे? बोलो बच्चों बोलो। तो एक्चुअली क्या होता है, मैं फ्लक्स को लाइट की तरह समझाता हूं ताकि बच्चों की इमेजिनेशन लाइट सी रहे, तो वो इसको समझने में आसानी होती है। वरना इमेजिनरी चीजें नहीं समझ, 12th क्लास में कुछ चीजें इमेजिनरी हैं जिसको समझने में बहुत दिक्कत होगी। समझे या नहीं समझे? इसलिए कंपेयर कराया ताकि आपके दिमाग में ऐसा रहेगा कि उससे अगर कोई दिक्कत आ रही होगी तो आप इसको ट्रीट कर लोगे, थोड़ा आपको आइडिया लग जाएगा। समझे बच्चों? चलो, तो लाइट फ्लक्स हम नहीं पढ़ रहे। हाँ बच्चे, हाँ बच्चे, लाइट फ्लक्स हटा दिया हमने। ये है हमारा बेसिकली, ये जो हम पढ़ रहे हैं ये है। उससे समझाने का कोशिश किया बच्चे, एग्जाम्पल लेके समझाया हमने आपको, वरना आप नहीं समझ पाते इस कॉन्सेप्ट को। और देखना बच्चे, अगर ये कॉन्सेप्ट आप यूज नहीं करोगे जो हमने बताया आपको कहानी की तरह, तो आपको दिक्कत होगी, क्योंकि सारा इमेजिनरी है। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दिखती यार, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दिखती है तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड को समझ कैसे सकते हो? इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं दिखता, आप कैसे समझ सकते हो उस चीज को? बताओ। तो हमारी लाइफ में हमें जो चीज दिखती है उसको समझना आसान होता है। लाइट फ्लक्स दिखता है बट इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं दिखता है, इसलिए हमने उसके सारे इसको समझा दिया आपको कि भाई ऐसा 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 है, ऐसा। लाइट फ्लक्स बच्चे एक तरीके से कितनी एनर्जी पास हो रही है एक शीट से, वो होती है। बट उसे अब ज्यादा मत सोचो, ज्यादा मत सोचो बच्चे। दिखता है ना, लाइट तो दिख रही है, कितनी एनर्जी जा रही है, आंखों से दिख तो रहा है। हाँ कह सकते हो बच्चे फिलहाल, बट अभी आप मत ज्यादा सोचो नहीं। अब मैं मना कर दिया ना, बस इतना ही समझो। जितना मैंने समझाया उतना समझ में आया या नहीं आया पहले बताओ? ज्यादा मत सोचो बच्चे, ज्यादा सोचोगे ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए। चलो बच्चे आगे बढ़ते हैं। तो इसमें मिटा देता हूं बच्चों। लिख लिया क्या आप लोगों ने? नोट्स में भी ऐसे दिया हुआ है, नोट्स में भी दिया हुआ है। खैर चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो जैसे कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ई ए कॉस थीटा। अगर किसी एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है ए एरिया से, तो ई ए कॉस थीटा फॉर्मूला होता है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ई डॉट ए। ये कैसे लिखा? अगर आप लोगों ने 11th क्लास में डॉट प्रोडक्ट पढ़ा होगा तो आप लोगों को इसका आइडिया होगा, क्योंकि ए बी कॉस थीटा को हम
ए डॉट बी लिख सकते हैं। अगर नहीं पढ़ा है तो फिलहाल बच्चे कोई दिक्कत नहीं है, डॉट प्रोडक्ट पढ़ लेना एक बार अच्छे से मैथ्स में, फिर आपको समझ में आ जाएगा। तो बच्चे आगे हम बढ़ते हैं इसके बारे में। तो जैसे कि हमने ये बताया बच्चों इसके बारे में, तो यहाँ एक खास बात है बच्चों कि एक तो ये थीटा किसके बीच का एंगल होता है, दूसरा ये कि यहाँ पर मैंने एरिया के ऊपर, रुक जाओ बच्चे अभी नहीं बच्चे अभी रुक जाओ। हाँ बच्चे मैं बता रहा हूँ ना, हमने यहाँ एरिया के ऊपर वेक्टर क्यों लगाया, यहाँ पर ये एंगल किसके बीच का है और ये एरिया के ऊपर वेक्टर क्यों लगाया। आमतौर पे बचपन से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, या 9th 10th क्लास में भी हमने पढ़ा था एरिया एक स्केलर क्वांटिटी होती है, बट आज हमने एरिया के ऊपर वेक्टर लगा करके एरिया को वेक्टर बना दिया, इसको हम एरिया वेक्टर कहते हैं, बट आज तक तो पढ़ा नहीं। तो देखो अच्छा, एरिया वेक्टर कुछ नहीं होता है, डिफाइन करना पड़ता है कुछ टॉपिक में। क्यों डिफाइन करना पड़ता है, उसकी कुछ इंपॉर्टेंस है, अभी बताएंगे क्यों डिफाइन करना पड़ता है। बट एरिया वेक्टर होता क्या है, देखो अच्छे जैसे मान लो ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ये है जेड एक्सिस। अच्छा ये एक्स वाई जेड तो हम अपने हिसाब से ले सकते हैं। कई बच्चे सोचते हैं हमेशा यही एक्स होता है, यही वाई होता है, यही जेड होता है। ऐसा नहीं है बच्चों, हमारे मर्जी के हिसाब से हम एक्स वाई जेड को चेंज कर सकते हैं। हम चाहें तो इसको एक्स ले सकते हैं, इसको वाई ले सकते हैं, इसको जेड ले सकते हैं, बट फिलहाल हम ये ले रहे हैं। कोई दिक्कत किसी को? फिलहाल हम ये ले रहे हैं, ये कन्वेंशन ले रहे हैं। मान लो ये एरिया है 2 मीटर का स्क्वायर, 2 मीटर का स्क्वायर है। इसका एरिया कितना होगा, कोई बच्चा बताएगा? 4 मीटर का स्क्वायर। बट हमने यहाँ इसको एरिया वेक्टर डिफाइन किया है, तो अगर एरिया वेक्टर डिफाइन करेंगे तो डायरेक्शन भी होगी। तो फिर इस एरिया को अगर हम वेक्टर मान के चल रहे हैं तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो देखो अच्छे, अगर एरिया को वैसे आमतौर पर वेक्टर नहीं माना जाता है, कभी कभी माना जाता है। क्यों माना जाता है बताऊंगा मैं आपको, फिर से मैं कह रहा हूँ क्यों माना जाता है, किसी चीज केस में बताऊंगा मैं आपको। और अगर माना भी जाता है तो डायरेक्शन कैसे निकालते हैं फिर? तो देखो अच्छे, इसकी डायरेक्शन आउटवर्ड होती है। जैसे ये एरिया अगर ये है तो बाहर की तरफ, जैसे ये एरिया है तो बाहर की तरफ, समझ में आ रहा है बच्चों? अगर ये एरिया है तो किधर, ये एरिया है तो किधर, आउटवर्ड। समझ रहे हो बच्चों? खैर कई बच्चे कहते हैं इधर ले लें, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। देखो बच्चे, अवे फ्रॉम सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस मानी जाती है। एरिया की डायरेक्शन क्या मानी जाती है? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है, बोलो बच्चे, बोलो। परपेंडिकुलर टू द सरफेस। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होती है, लिख लो बच्चों, ध्यान रहेगा, परपेंडिकुलर टू सरफेस, ये मानी जाती है। अब ये सब क्यों डिफाइन किया जा रहा है, देखो बच्चे, खैर हमें इतना ज़्यादा डिटेल डीप में नहीं जाना है, हमारा तो काम बस बताना है आपको। तो इधर अगर हम एरिया वेक्टर ऐसे लेते हैं, जैसे परपेंडिकुलर सरफेस क्या होगा, मेरी तरफ आउटवर्ड होगा, तो मैं क्या लिखूं बच्चों? आई लगाऊं, जे लगाऊं, के लगाऊं? बाहर की तरफ आ रहा है, बोलो बोलो, क्या लगाएं बच्चे? के वेक्टर। के क्यों? क्योंकि अगर बाहर आ रहा है तो ये कौन सा एक्सिस हुआ? जेड एक्सिस, और जेड को हम क्या कहते हैं? के मानते हैं। तो एरिया वेक्टर को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। हाँ बच्चे, एक्स को आई लिखते हैं, एक्स को आई कैप लिखते हैं, वाई को जे कैप लिखते हैं, और जेड को हम के कैप लिखते हैं। तो यहाँ जो एरिया वेक्टर होगा हम लिखेंगे 4 मीटर स्क्वायर के कैप। और नहीं भी लिखना है तो डायरेक्शन तो हमको समझ में आ ही गई है। खैर मतलब थोड़ा आइडिया आप लोगों को लग गया बच्चों। अभी हम आपको बताएंगे एरिया को वेक्टर वेक्टर क्यों मानते हैं, थोड़ा थोड़ा आप धीरे धीरे से बताएंगे आराम आराम से। तो पहले समझ में आ गया एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर एरिया ही होता है, साथ में डायरेक्शन जोड़ दी जाती है। डायरेक्शन क्या होती है? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। क्या होती है डायरेक्शन, बोलो बच्चे, डायरेक्शन क्या होती है? बताते हैं। के कैप से लगाई, इसका एरिया वेक्टर किधर होगा बताओ बच्चों? इधर, इधर या इधर? आउटवर्ड, अवे फ्रॉम सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, सरफेस से परपेंडिकुलर। इधर ये कौन सा डायरेक्शन है? जेड डायरेक्शन। ठीक है, अगर हमेशा अवे लेते हैं बच्चे, कन्वेंशन है हमारी। ठीक है, इसमें क्या कहां लेंगे बच्चे? इसमें एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी बताओ बच्चों? बोल। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस ली जाती है बच्चों, हमेशा कन्वेंशन है। ये क्या है? कन्वेंशन है। तो जैसे ये एरिया है तो इसके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन अवे फ्रॉम सरफेस लेंगे, परपेंडिकुलर होगा अवे, और अवे क्या लेंगे बच्चे? यहाँ पर एक्स वाई जेड होगी, कौन सी डायरेक्शन होगी? कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है एरिया वेक्टर? ये एरिया है और ये एरिया वेक्टर है। हम कह सकते हैं एक्स डायरेक्शन या आई कैप। आई
कोई दिक्कत बच्चों, बोलो। ये एरिया है, एरिया वेक्टर एरिया के परपेंडिकुलर होता है, इसका परपेंडिकुलर क्या होगा, ये आउटवर्ड, बाहर, बाहर मतलब जेड एक्सिस, जेड एक्सिस मतलब के। हाँ जैसे देखो बच्चे, इसका परपेंडिकुलर देखो, इसका परपेंडिकुलर किधर होगा, इधर। इसका परपेंडिकुलर किधर होगा, बोलो। इसका परपेंडिकुलर किधर होगा, इधर। इसका परपेंडिकुलर किधर होगा, बोलो बच्चों। इसका परपेंडिकुलर किधर होगा, बोलो। ऊपर, ऊपर या नीचे जो भी, बट खैर अभी हमें अवे मान रहे, जैसे ऐसे मान रहे, मैं यूं अवे, ऐसे ऊपर। जैसे अगर ये एरिया वेक्टर है तो डायरेक्शन क्या होगी, ये एरिया है और ये एरिया है, और एरिया वेक्टर ये होगा परपेंडिकुलर टू द एरिया, परपेंडिकुलर टू द एरिया। क्या डायरेक्शन में होगा एरिया वेक्टर इसमें, वाई डायरेक्शन, वाई 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 डायरेक्शन है, जे कैप। कोई डाउट बच्चों, ठीक है, आगे बढ़े। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। खैर तो ये बच्चों तो परपेंडिकुलर एंड अवे, ठीक है। तो और एक बात और भी बच्चों समझने की, जैसे कई बच्चे समझते हैं सर कैसे, थोड़ा सा और भी देख लेते हैं। जैसे देखो बच्चों, हम आपसे पूछते हैं, ये प्लेन है, जैसे एक शीट है, ये प्लेन, एक शीट को एक प्लेन कहते हैं, एक होता है लाइन, एक होता है प्लेन। ये प्लेन कौन से कोऑर्डिनेट्स में बताना, ये प्लेन कौन से कोऑर्डिनेट्स में, कौन सा प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है ये देखो। जैसे एक प्लेन होता है एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन क्या होता है, देखो अच्छे, ये जैसे ये ज्वाइन कर दो, ये बन, ठीक है। ये कौन सा प्लेन है बताना, इसके हिसाब से, इस कन्वेंशन के, ये है ना, ये प्लेन है, वाई जेड प्लेन है। तो प्लेन है वाई जेड, तो एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर होगा, एरिया वेक्टर किधर होगा, एक्स में। को डाउट, वैसे धीरे धीरे आ जाएगा बच्चों, कोई ऐसी बात नहीं है, धीरे धीरे करके सब आ जाएगा। चलो अच्छा आगे बढ़े, बोलो भाई बोलो, धीरे धीरे आ जाएगा। तो हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। देखो बच्चों, एरिया वेक्टर पहली बार हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। आज तक हमने एरिया को वेक्टर नहीं माना है, बट यहाँ हमारी मजबूरी होती है, हमें एरिया को वेक्टर मानना पड़ता है। एरिया वेक्टर में कुछ खास नहीं होता है, जो मैग्नीट्यूड होता है वो तो होता ही है, डायरेक्शन जो होती है वो जो एरिया होता है उसके परपेंडिकुलर ली जाती है। अगर एरिया ऐसा है तो उसका परपेंडिकुलर ये लिया जाएगा। अगर एरिया हमारा वाई जेड प्लेन में है तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, एक्स डायरेक्शन होगी। कोई डाउट बच्चों, समझ रहे हो। एक चीज इंपॉर्टेंट है, एरिया और एरिया वेक्टर में कितना एंगल होता है, कोई बच्चा बताएगा कितना होता है एंगल, एरिया वेक्टर में कितना एंगल बनता है, 90 डिग्री। ये एरिया है और ये एरिया वेक्टर है, इसमें एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। ध्यान रखना बच्चों। तो अब आपको थोड़ा सा बच्चों डाउट क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से, काफी कुछ। ये जो एंगल होता है ये किसके बीच का होता है, ध्यान रखना, ध्यान से सुनो बच्चे, मैं लिख रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है, वेक्टर, एरिया नहीं, एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है। चलो बच्चों थोड़ा सा कुछ चीज समझते हैं। अभी मुझसे कोई, हाँ डायरेक्शन है। अभी मैं कुछ नहीं बताऊंगा, पहले क्वेश्चन दूंगा उसके बाद बताएंगे, देखते हैं, रुक जाओ, ऐसे कुछ नहीं बताएंगे। ये एक एरिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड तिरछी जा रही है, ऐसे तिरछी, यूं, ऐसे, ये एंगल बना रही है 30 डिग्री। एरिया है ए, इलेक्ट्रिक फील्ड है ई। फ्लक्स कितना होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा बच्चे बताओ, हम बताएंगे नहीं कुछ भी, आप बताओगे। मेरे से आंसर की एक्सपेक्टेशन बिल्कुल मत रखना।
कोई बच्चा बताएगा हमारा? अच्छा कोई इतना ही बता दो कि थीटा क्या लूं मैं। अंशिका, एक मिनट रुको बच्चे, मैं जिससे पूछूंगा बताएगा। ये बच्चे चुपचाप बैठे रहते हैं, दो तीन बच्चे बस बोलते हैं, बाकी सब बैठे हुए हैं। देखें कौन कौन बैठा हुआ है। एक मिनट रुको रुको रुको, कृष्णम बताएगा, जिससे पूछे वही बताएगा बच्चे। कृष्णम बताएगा। कृष्णम भाई बताओ बच्चे। भाई देखो बच्चे, सबका भागीदारी होनी चाहिए भाई, चुप मत बैठो, बताओ भाई। नहीं 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 बच्चे नहीं, अभी लाउड नहीं है, मैंने बोला ना जिसे पूछेंगे वो बताएगा बस। कृष्णम बताओ। कृष्णम, कृष्णम कितना लेंगे? चलो भाई दूसरे पे आते हैं, और कोई बीच में बोलेगा नहीं सर इतना सर इतना, ठीक है। अंकित कुमार बताओ बच्चे, क्या लेंगे, क्या लगता है? शशांक कितना लेंगे? कैसे बच्चे हो यार, कमाल कमाल करते हो। शशांक, शशांक, सुजल, कमाल है बच्चे यार। अंशिका, एंगल कितना लिया जाएगा यहाँ? जैसे इस पे अगर मैं फ्लक्स निकालना है, ये कॉस थीटा फॉर्मूला लगाऊंगा, कितना एंगल लूं मैं यहाँ पे? शाबाश शाबाश शाबाश। ऑल दो मुझे पता है कि बाकी बच्चों को भी आता था, पर जिनको आता था मैंने उनसे पूछा नहीं, एक्चुअली मुझे पता था। ठीक है अच्छे, मैं एक एक करके देख रहा था, कोई हो सकता है आंसर दे। 60 डिग्री का कारण क्या है? देखो अच्छे, ये है एरिया, एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल नहीं लिया जाता। एरिया वेक्टर, ये एरिया है तो एरिया वेक्टर किधर होगा? ये एरिया वेक्टर होगा। एरिया ये है और ये एरिया वेक्टर है, और एंगल जो लेंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच का नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का लेंगे, मतलब ये वाला एंगल लेंगे। और ये कितना हो जाएगा? 60 + 30 90 होता है पूरा एंगल। इन दोनों के बीच का एंगल कितना होता है? ए और ए वेक्टर के बीच का 90 होता है, तो ये 30 हुआ, तो ये कितना होगा? 60। तो थीटा क्या लेंगे बच्चों, बोलो 60। अब बताओ भाई प्रिंस, समझ में आया या नहीं आया? एलोरिका, बाकी बच्चों बताओ भाई, बाकी बताओ, आया या नहीं आया? वो बोलो, जवाब दो यार, जवाब क्यों नहीं देते हो आप लोग, चुपचाप क्यों बैठे हो? बोलो आया या नहीं आया? ठीक है शाबाश। देखो बच्चे, हाँ बच्चे भी बताते हैं, रुक जाओ। तो एक्चुअली क्या है कि पहले बताओ एंगल कैसे लेना है, समझ में आया या नहीं है? आपको क्वेश्चन में बहकाने की कोशिश की जाएगी, आपको कोशिश करेंगे ऐसे ऐसे एंगल दे देंगे और आपको लगेगा 30 डिग्री लगा दूं, बट हमेशा एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का लेना है। मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स है सारे के सारे। कैसे कॉन्सेप्ट है बच्चों? फिजिक्स के बेसिस पे नहीं, मैथमेटिक्स के बेसिस पे। आगे की फिजिक्स मैथमेटिक्स पे डिपेंड करती है सारी की सारी। तो समझ में आ रहा है? अनन्या समझ में आया? देखो अच्छे, आंसर तो बस आप निकाल ही लो। ई ए कॉस 60, कॉस 60 क्या हो जाएगा? कॉस 60 कितना होता है? हाफ होता है, ये बाई 2। अब कई बच्चे कह रहे हैं सर इसकी यूनिट क्या होगी? सर बताओ, थोड़ा आइडिया बताओ, कोई ऐसा यूनिट है या कोई नहीं है? देखो बच्चे, फ्लक्स की कोई ऐसा यूनिट एज सच नहीं होती, बस यूनिट निकाली जाती है, हम खुद निकालते हैं यूनिट। तो हमें कोई बच्चा गाइड करे सर कि कैसे इसकी यूनिट निकाली जाए, क्या करें, यूनिट कैसे निकालें इसकी? कोई तरीका यूनिट निकालने का? यूनिट निकालनी है, कोई तरीका यूनिट निकालने का? देखो बच्चे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो ई ए कॉस थीटा होता है। कॉस थीटा की तो कोई यूनिट नहीं होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है न्यूटन पर कूलम, और एरिया की क्या होती है? एरिया की तो बचपन से पढ़ते हुए आ रहे, मीटर स्क्वायर। ये यूनिट हो जाती है किसकी? इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। कोई डाउट बच्चे किसी को? कोई डाउट किसी बच्चे को? बोलो। 12th क्लास में यूनिट्स को खुद निकाला जाता है कि कैसे कैसे निकालें। इसकी कोई स्पेशल यूनिट नहीं है, मैं फिर से बता रहा हूँ, इसकी कोई स्पेशल यूनिट नहीं है। कई कई क्वांटिटीज की स्पेशल यूनिट्स होती हैं, इसमें कोई स्पेशल यूनिट नहीं है, सिर्फ पुट करके निकालते हैं। तो फिलहाल हाल फिलहाल कोई डाउट किसी बच्चे को? बोलो बच्चों, हाल फिलहाल किसको डाउट इसमें? कोई डाउट? चलो बच्चे,
तो ये क्वेश्चन काफ़ी समझने के हिसाब से इंपॉर्टेंट था। खैर चलो बच्चे, हम कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। ये लिख लिया आप लोगों ने, जिसको अगर लिखना होगा तो, नहीं तो बच्चे वीडियो अपलोड कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, हाँ। तो अब हम बात करते हैं बच्चों, जैसे किस तरीके से शीट को रखा जाए ताकि फ्लक्स मैक्सिमम हो, मतलब किस एंगल पे रखा जाए और किस एंगल पे रखा जाए ताकि फ्लक्स मिनिमम हो। एंगल की बात करते हैं। तो देखो बच्चों, यहां पर अगर देखा जाए फ्लक्स की, तो ये जो क्वांटिटी है, पहली बात तो ध्यान रखना बच्चों, जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर। क्यों? कोई बच्चा बताएगा स्केलर क्वांटिटी क्यों है? मैथमेटिकली बताएगा कोई बच्चा? मैथमेटिकली, ऑन द बेसिस ऑफ मैथमेटिक्स, फिजिक्स नहीं, मैथमेटिक्स के बेसिस पे। ये क्लास ओवर हो गया। कहां तक एंड हुआ था? तो जैसे कि फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी होती है, मैं आपको बताया, तो मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, हमारी वीडियो एंड हो गई थी, क्यों फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी, मैथमेटिकल बेसिस पे बताओ। यहां इस बोर्ड पे उसका कहीं आंसर है? मैथमेटिकली फ्लक्स स्केलर कैसे होता है, बोर्ड पे उसका आंसर है, बताओ मैथमेटिकली। कोई बच्चा बताए? बहुत बहुत शाबाश बच्ची, क्योंकि दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट से आ रहा है। 11th क्लास में हमने पढ़ा था दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है। अगर किसी बच्चे को कुछ दिक्कत है इस चीज़ में तो पढ़े जाके, दोबारा देखो बच्चों, पढ़ो। चीज़ें दिक्कत कर रही हैं तो आगे फाइट करो उससे। ये नहीं कि हमसे नहीं हुआ, हमने नहीं किया एक बार तो हम नहीं करेंगे। भागोगे कब तक जिंदगी में? जितना भागोगे उतना पीछे चीज़ें आएंगी। लगता है बुरा कि भाई कैसे करेंगे, बट एक बार कर लो, आगे जीत हो जाएगी। डॉट प्रोडक्ट जब हम करते हैं तो स्केलर ही मिलता है हमको। यहाँ डॉट प्रोडक्ट है तो फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी होती है। रही बात ये कि फ्लक्स मैक्सिमम मिनिमम कब होगा, तो देखो जो फ्लक्स होता है ई ए कॉस थीटा, जब कॉस थीटा मैक्सिमम होगा तो फ्लक्स मैक्सिमम होगा, और कॉस थीटा मिनिमम होगा तो फ्लक्स मिनिमम होगा। मैक्सिमम कॉस थीटा कितना हो सकता है, कोई बच्चा बता सकता है? कॉस थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक एग्जिस्ट करती है, कहां से कहां तक होती है? -101। तो यहां -1 का मतलब नहीं है क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है। मैं बताऊंगा बच्चे, कई बच्चों के सवाल यहाँ पे भी खड़े हो जाते हैं, सर -1 का मतलब क्यों नहीं है, बताऊंगा। ये भी मैं बताऊंगा आप लोगों को कि -1 का मतलब क्यों नहीं है, अभी बताएंगे, रुक जाओ। बट यहाँ हमारे लिए हाल फिलहाल मिनिमम ये है और मैक्सिमम ये है, ये है। तो मिनिमम वो जब cos थीटा 0 हो। cos थीटा 0 कब होता है? जब एंगल कितना हो, 90 डिग्री हो। और मैक्सिमम वो जब cos थीटा 1 हो, जब एंगल 0 डिग्री हो। किसके बीच का एंगल? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया के बीच का, नहीं एरिया वेक्टर के बीच का। ड्रॉ करके देखें, मैक्सिमम वाला केस दें। अगर मैक्सिमम होगा तो ये 1 हो जाएगा cos थीटा, और cos थीटा 1, अगर ये 1 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? मैक्सिमम फ्लक्स कितना हो जाएगा? ई ए। और मिनिमम फ्लक्स कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, ड्रॉ करें, बताते हैं बच्चे, बताते हैं, रुक जाओ। बट पहले अभी जो मैं बता रहा हूं उसको देखते रहो बच्चों, हम बिल्कुल डाउट लेंगे 2 मिनट रुक के। देखो बच्चे, ये एंगल 0 डिग्री है, पहला केस ले रहे हैं। किसके बीच का एंगल 0? इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर। जैसे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ये है,
बताना बच्चे इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कैसे बनेगा। इस फिगर में एरिया ऐसे नहीं रखा, ऐसे रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है एरिया, यूं। समझ में आ रहा है बच्चों? एरिया ऐसे रखा हुआ है, कैसे रखा हुआ है, ऐसे नहीं रखा, ऐसे रखा हुआ है। तो देखो बच्चों एरिया वेक्टर किधर होगा बोलो, किधर होगा एरिया वेक्टर बोलो, इधर की तरफ, इधर, इधर। खैर इधर भी मान लो, कई बच्चे कहते हैं इधर मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई बच्चा कहता है 0 180 मान लो, 180 मान लो कि -1 हो जाएगा, माइनस साइन है, यहाँ इतना मैटर नहीं करता है, एरिया वेक्टर इधर हो जाएगा तो थीटा 0 डिग्री हो जाएगा और मैक्सिमम फ्लक्स पास होगा। अब कई बच्चे का क्वेश्चन है सर 180 मान ले, अरे मान लो बच्चे 180 मान लो, cos 180 मान लो, cos 180 क्या होता है -1 होता है, ये माइनस यहाँ ये की जगह माइनस ये हो जाएगा। हमें तो वैल्यू से मतलब है, किससे मतलब है, वैल्यू से। यहाँ हमारे को वैल्यू से मतलब है कि उससे कितना फ्लक्स पास हो रहा है, और फिलहाल बच्चे मैग्नीट्यूड से मतलब है, साइन से मतलब नहीं है। वेक्टर क्वांटिटी में साइन का ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। तो यहाँ पर इतना साइन का मैटर नहीं है, अभी मैं बताऊंगा धीरे धीरे तो आपको समझ में आएगा। अभी एक एक करके देखते जाना, क्योंकि एकदम से चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, बड़ी क्लास है, यहाँ आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा हर चीज़ को लेके, आराम आराम से सीखोगे। सेकंड केस कैसे ड्रॉ करें बच्चों, सेकंड केस में सरफेस बिल्कुल ऐसे रखा हुआ है, कैसे रखा हुआ है बच्चों, ऐसे, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पास हो रही है। देख रहे हो बच्चों ये सरफेस कैसे रखा हुआ है, ऐसा दिख रहा है बच्चों। हेलो 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 हेलो, कोई है? ये एरिया वेक्टर किधर होगा बच्चों, एरिया वेक्टर किधर होगा, आउटवर्ड किधर होगा बोलो बच्चों, बोलो भाई बोलो, आउटवर्ड ऐसे। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, कितना एंगल बन गया बताना, 90। फ्लक्स पास होगा ऐसे केस में, देखना अगर ऐसे रखोगे तो इधर से फील्ड पास हो जाएगी, फ्लक्स पास नहीं होगा। ऐसे रखोगे तो फील्ड इधर से पास होगी सीधे, यूं ऐसे, यूं जैसे इस केस में, और ऐसे में साइड से। समझ में आ रहा है बच्चों? तो ऐसे केस में फ्लक्स कितना मिलेगा हमको, 0 मिलेगा। कुछ आइडिया लगा बच्चों? चलो 1 मिनट रुक जाओ, अच्छा डाउट देते हैं, रुक जाओ। तो देखो बच्चों डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, जैसे दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करना है, तो मैं फाइनली बता देता हूँ कि कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। जैसे एक वेक्टर है ए, एक वेक्टर है बी। ए है 2i + 3j, मान लो ये है ए, और ये बी है 6i + 5j। तो डॉट प्रोडक्ट में मैं आपको सीधे से सिखा रहा हूँ मैथमेटिकली कैसे करते हैं, पूरा प्रोसेस नहीं बता रहे फिलहाल। i वाले को i के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 6 × 2 कितना हो जाएगा बोलो, 12, और डायरेक्शन हटा देनी है, प्लस j वाले को j के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 5 × 3 कितना हो जाएगा, 15, ये होता है, ये हो गया 27। तो डॉट प्रोडक्ट को इस तरीके से किया जाता है, डॉट प्रोडक्ट को इस तरीके से किया जाता है। कोई बच्चा, तो देखो बच्चों अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया और एंगल दिया हुआ हो तो ई, ए और थीटा की वैल्यू पुट करके फ्लक्स आ जाता है। जैसे ई दे रखा हो, दे रखा हो, तीनों की वैल्यू पुट कर देंगे। बट अगर ये वेक्टर फॉर्म में दे रखा हो, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर फॉर्म में दे रखा हो, तो ये फॉर्मूला यूज करते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर फॉर्म में ना देके उसकी वैल्यू दे रखी हो, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा हो जैसे 10 न्यूटन पर कूलम, एरिया दे रखा हो हमको 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एंगल दे रखा हो 60 डिग्री, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। बट अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे दे रखी हो वेक्टर फॉर्म में, और एरिया भी हमें वेक्टर फॉर्म में दे रखा हो, ऐसे मान लो ऐसे कुछ दे रखा हो, तो ऐसे केस में हमें डॉट प्रोडक्ट का सहारा लेना पड़ता है। अब बताओ बच्चों फ्लक्स कितना होगा, देखो बच्चों जैसे कि हमने आपको बताया i वाले को i के साथ मल्टीप्लाई करो, 2 × 2 = 4, और j वाले को j के साथ करो, कुछ भी हो वैल्यू मत देखो, चाहे 2 हो 3 हो 4 हो, j वाले को j के साथ करो, 9 13। यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ये हमारा तरीका है।